Assalamualaikum students, this is Advocate Samra Irshad and you are watching Gist of Law. So here we are conducting look at series, but before starting this video, I request you all to please subscribe this channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and fellows and don't forget to comment your feedback in comment section. So start करते हैं हमारा आज का लेक्चर. Our today's topic of discussion is part B of Order 39 Civil Procedure Code 1908, which deals with the interlocutory orders. In previous video we discussed temporary injunctions. अच्छा, उसमें हमने रूल्स किए, रूल्स 1 से लेके 5 तक, जो कि डील्स करते हैं टेम्परेरी इंजंक्शंस को. और आज हम रूल डिस्कस करेंगे 6 से लेके 10 तक, जो कि डिस्कस करते हैं इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स को. स्टार्ट करने से पहले हम सिंपली ये जान लें कि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स का मतलब क्या है. ऐसे ऑर्डर्स जो कि कोर्ट जो है वो देती है ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग ऑफ अ सूट. ठीक है, जो ऑर्डर्स होते हैं वो जो है वो फाइनल डिसीजंस नहीं होते. ठीक है, फाइनल जो है वो प्रोसीडिंग नहीं होती. वो क्या होते हैं, वो ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग जो है वो कोर्ट जो है वो ऑर्डर्स पास करती है, जिनको हम इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स कहते हैं. ठीक है, अब ये जो ऑर्डर्स हैं ये डिपेंड करते हैं. डिपेंड किस पे करते हैं? कंसिक्वेंसेस पे डिपेंड करते हैं या फिर कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं, सूट से रिलेटेड. ठीक है, तो कोर्ट जैसे ही मतलब देखती है कि उस सूट में जिस चीज को देखती है अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, ठीक है, अपनी पावर यूज करते हुए कोर्ट क्या कर सकती है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग कोई भी ऑर्डर जो है वो पास कर सकती है, या दोनों पार्टीज को आइदर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को किसी भी चीज के लिए जो है वो ऑर्डर दे सकती है. अब उन ऑर्डर्स में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, अब वो हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारा रूल 6 है ऑर्डर 39 का, पावर टू ऑर्डर इंटरम सेल. अब इसमें क्या बताया गया है, द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू अ सूट ऑर्डर द सेल. ठीक है, बेसिकली और रूल 6 हमें बता रहा है कि दोनों पार्टीज में से, ठीक है, पार्टी टू अ सूट, एनी पार्टी टू अ सूट, कि दोनों पार्टीज जो है सूट की, ठीक है, वो प्लेंटिफ भी हो सकता है, वो डिफेंडेंट भी हो सकता है. तो उन दोनों में से अगर कोई भी पार्टी कोर्ट को एप्लीकेशन देती है किस चीज की, कि जनाब जो हमारी फला प्रॉपर्टी है, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि सब्जेक्ट मैटर है सूट का, उसको सेल कर दिया जाए, तो उस चीज की एप्लीकेशन देती है. अब उसको सेल क्यों करना है उसका आगे बताया गया है, विच इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके. ठीक है, ऐसा सब्जेक्ट मैटर सूट का जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी है लेकिन उसके नेचुरल डिके का खतरा है. ठीक है, तो देन पार्टीज में से चाहे वो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, वो क्या करते हैं, वो एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट को कि जनाब हमें जो है ऑर्डर दें सेल का. ठीक है, देन कोर्ट क्या करती है, कोर्ट इंटरम सेल का ऑर्डर दे देती है. किस बेस पर, कि ऐसी चीज जो कि सब्जेक्ट मैटर सूट का जिसके नेचुरल डिके का खतरा है, ठीक है, जिसके खराब हो जाने का खतरा है. फॉर एग्जांपल कोई फ्रूट्स वगैरह जैसे होते हैं, ठीक है, ऐसी चीजें जिनको हम प्रिजर्व नहीं कर सकते ज्यादा देर के लिए, तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट ऑर्डर दे देती है उनकी इंटरम सेल का. जब एप्लीकेशन आती है किसी भी पार्टी की तरफ से, ठीक है, तो कोर्ट ऑर्डर दे देती है इंटरम सेल का कि इसको जो है फिलहाल इसको सेल कर दिया जाए. ठीक है, क्योंकि उस चीज को हम प्रिजर्व नहीं कर सकते, उसके नेचुरल डिके का खतरा है, और उसकी जो मनी होगी, ठीक है, उसको सेल करने के बाद उस मनी को कोर्ट क्या करेगी, प्रिजर्व कर लेगी. इसके बाद रूल 7 है डिटेंशन, प्रिजर्वेशन एंड इंस्पेक्शन एटसेट्रा ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट. अब इसमें क्या बताया गया है, द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू अ सूट एंड ऑन सच टर्म्स एज इट थिंक्स फिट, कि अब इसमें भी यही बात की गई है कि अगर दोनों पार्टीज में से, ठीक है, एनी पार्टी ऑफ अ सूट, कि अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी एक पार्टी जो है वो एप्लीकेशन देती है कोर्ट को, ठीक है, अब वो डिफेंडेंट भी हो सकता है, वो प्लेंटिफ भी हो सकता है, किस चीज की एप्लीकेशन देते हैं, कि जनाब डिटेंशन के लिए या फिर प्रिजर्वेशन के लिए या फिर इंस्पेक्शन के लिए जो सब्जेक्ट मैटर है सूट का. ठीक है, एप्लीकेशन देंगे तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट मेक एन ऑर्डर फॉर द डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट. कि उनकी एप्लीकेशन के बाद अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो कोर्ट ऑर्डर दे सकती है उस सब्जेक्ट मैटर की डिटेंशन के लिए या फिर उसकी प्रिजर्वेशन के लिए या फिर उसकी इंस्पेक्शन के लिए.
इसके बाद पार्ट बी में बताया गया है कि कोर्ट क्या कर सकती है, ऑथोराइज कर सकती है एनी पर्सन को, ठीक है, टू एंटर अपॉन और इनटू एनी लैंड और बिल्डिंग, ठीक है, इन द पोजेशन ऑफ एनी पार्टी। कि कोर्ट क्या कर सकती है, किसी भी पर्सन को ऑथोराइज कर सकती है कि वो किसी भी लैंड या फिर बिल्डिंग में एंटर हो सकता है जो कि दोनों पार्टीज में से किसी के भी पोजेशन में है, ठीक है, या फिर प्लेंटिफ के पोजेशन में है या फिर डिफेंडेंट के पोजेशन में है। इसके बाद सी में बताया गया है फॉर ऑल और एनी ऑफ द purposes aforesaid, authorize any samples to be taken or any observation to be made or experiment to be tried, ठीक है, which is necessary for the purpose of obtaining full evidence। अब सी में क्या बताया गया है, पार्ट सी में, कि कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है, किसी भी पर्सन को ऑथोराइज कर सकती है किस काम के लिए, सब पर्सन जिसको कोर्ट जो है वो ऑथोराइज करेगी किस काम के लिए, कि वो सैंपल्स इकट्ठे कर सकता है या फिर ऑब्जर्वेशन कर सकता है या फिर एक्सपेरिमेंट कर सकता है, किस काम के लिए, जो कि जरूरी है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब रूल 7 में सिंपली हमें क्या बताया कि अगर एक पार्टी जो है, दोनों पार्टीज में से, ठीक है, प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट, उनमें से कोई एक पार्टी कोर्ट को एप्लीकेशन देती है किस काम के लिए, कि जनाब जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी डिटेंशन की जाए या फिर प्रिजर्वेशन की जाए या फिर इंस्पेक्शन की जाए, तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट ऑर्डर देती है या फिर ऑथोराइज करती है किसी भी पर्सन को कि वो एंटर हो किसी भी लैंड या बिल्डिंग में और क्या करे, वहां पे सैंपल ले सकता है, उसकी ऑब्जर्वेशन कर सकता है या फिर एक्सपेरिमेंट कर सकता है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। इसके बाद रूल 8 है ऑर्डर 39 का, एप्लीकेशन फॉर सर्च ऑर्डर्स टू बी आफ्टर नोटिस। An application by the plaintiff for an order under Rule 6 or 7 may be made after notice to the defendant, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है कि जब भी अकॉर्डिंग टू द रूल 8 के अगर प्लेंटिफ ने एप्लीकेशन देनी है रूल 6 की या फिर 7 की, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एप्लीकेशन देने के बाद डिफेंडेंट को नोटिस लाजमी भेजेगा, ठीक है, डिफेंडेंट को नोटिस भेजना मस्ट है। और दूसरे इसमें सब क्लोज 2 में बताया गया है एन एप्लीकेशन बाय द डिफेंडेंट फॉर अ लाइक ऑर्डर मे बी मेड आफ्टर नोटिस टू द प्लेंटिफ। पहले बताया गया क्लॉज 1 में कि जो प्लेंटिफ है अगर वो एप्लीकेशन देगा रूल 6 या 7 के लिए, ठीक है, कि इंटरम सेल के लिए या फिर प्रिजर्वेशन या इंस्पेक्शन के लिए, तो वो भी डिफेंडेंट को नोटिस भेजेगा, ये मस्ट है, ठीक है। या फिर अगर डिफेंडेंट इन चीज़ों की एप्लीकेशन देगा इंटरम सेल की अकॉर्डिंग टू रूल 6 या फिर इंस्पेक्शन वगैरह की अकॉर्डिंग टू रूल 7, तो वो भी जो है वो नोटिस भेजेगा प्लेंटिफ को, ये मस्ट है नोटिस भेजना, ठीक है। इसके बाद रूल 9 है when party may be put in immediate possession of land the subject matter of the suit। अब इसमें क्या बताया गया है, बेसिकली रूल 9 में बताया गया है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, वो क्या करता है, निग्लेक्ट्स टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू, ठीक है, वो निग्लेक्ट करता है या फिर वो है नाकाम हो जाता है या फिर वो जानबूझ के रेवेन्यू पे नहीं करता गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है उस प्रॉपर्टी को जो कि उसके पोजेशन में है उसको सेल करने का, ठीक है, या फिर एनी अदर पार्टी टू द सूट क्लेमिंग टू हैव एन इंटरेस्ट इन सच लैंड, ठीक है, तो उस पर्सन को क्या कर सकती है, उसका इमीडिएट पोजेशन दे सकती है उस लैंड का जिसमें जो है कोई भी पर्सन जो है पार्टीज में से इंटरेस्ट शो करवा रहा है। अब सिंपली रूल 9 में क्या बताया गया कि अगर एक पर्सन जो है वो निग्लेक्ट कर रहा है टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू, ठीक है, वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे नहीं कर रहा, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट एक ऑर्डर पास करेगी कि जो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो उसके पोजेशन में है उसको या तो सोल्ड कर दिया जाए या फिर अगर उस प्रॉपर्टी के लिए कोई पर्सन अपना इंटरेस्ट शो करा दे तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उस पर्सन को इमीडिएट पोजेशन दे देगी जो कि एग्री होगा कि जनाब आप ये प्रॉपर्टी मुझे दे दे, मैं इसका जो है रेवेन्यू जो है वो पे करूंगा, ठीक है। तो उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, इमीडिएट पोजेशन दे देगी उस पर्सन को उस प्रॉपर्टी का। इसके बाद लास्ट रूल है हमारा रूल 10, डिपॉजिट ऑफ मनी एटसेट्रा इन कोर्ट। अब इसमें क्या बताया गया है, वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सूट इज मनी और सम अदर थिंग कैपेबल ऑफ डिलीवरी, कि अगर तो किसी सूट में जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, वो मनी है, ठीक है, रकम है कोई, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि डिलीवर हो सकती है किसी दूसरे पर्सन को, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट कह सकती है कि आप वो जो मनी है उसको कोर्ट में जो है वो करा दें, जमा करा दें, ठीक है, डिपॉजिट करा दें, या फिर अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि ट्रस्टी है, ठीक है,
कोई भी पार्टी हो सकती है, वो क्या करे, वो कहे कोर्ट को कि जनाब आप ये जो रकम है ये मुझे दे दें, और एज अ ट्रस्टी वो अपने आप को जो है वो अप्लाई करे। तो कोर्ट क्या करेगी, दो चीज़ें, ठीक है। या तो कोर्ट वो रकम जो है वो कहेगी कि कोर्ट में डिपॉजिट करा दी जाए, ठीक है, इस चीज़ का ऑर्डर देगी, या फिर कोर्ट ऑर्डर देगी ऐसा पर्सन जो कि ट्रस्टी है, ठीक है, या फिर उसको कहेगी कि आप जो है वो उसके पास जो है वो मनी डिपॉजिट करा दी जाए। अब कोर्ट उससे क्या कर सकती है, विदाउट सिक्योरिटी के उससे सिक्योरिटी भी ले सकती है उस पर्सन से, या फिर बगैर सिक्योरिटी के भी उसके पास जो है वो रकम डिपॉजिट करा सकती है। ये है डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, कि जैसे कोर्ट को बेहतर लगता है, या तो वो जो ऑर्डर दे सकती है कि उस रकम को कोर्ट में डिपॉजिट करा दिया जाए, या फिर किसी ऐसे पर्सन को डिपॉजिट करा दिया जाए जो कि ट्रस्टेड है, ठीक है। अब हमने रूल जो ऑर्डर अपना पढ़ा 39, उसमें हमने दो पार्ट्स किए। पहला हमने किया टेम्परेरी इंजंक्शन का, दूसरा हमने किया इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स का, ठीक है। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स में हमने जो चीज़ें पढ़ी सिंपल सिंपल, ठीक है। रूल 6 में पढ़ा कि कोर्ट क्या कर सकती है, इंटरम सेल का ऑर्डर दे सकती है, कब, जब नेचुरल डिके का खतरा हो किसी चीज़ के। 7 में पढ़ा कि वो इंस्पेक्शन के लिए या प्रिजर्वेशन के लिए जो है ऑर्डर दे सकती है, अगर कोई भी पार्टी जो है वो अप्लाई करे, एप्लीकेशन दे, ठीक है। 8 में पढ़ा कि जी अगर आपने एप्लीकेशन देनी है रूल 6 के अंडर या 7 के अंडर, तो उसका जो नोटिस है वो दूसरी पार्टी को देना मस्ट है, ठीक है। 9 में पढ़ा कि कोर्ट क्या कर सकती है, इमीडिएट पोजेशन भी दे सकती है किसी भी लैंड का, किस सूरत में, अगर कोई पर्सन निग्लेक्ट करता है, रेवेन्यू पे नहीं करता, ठीक है, इस सूरत में। और 10 में हमने पढ़ा कि कोर्ट क्या कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है, अगर जो सब्जेक्ट मैटर है सूट का वो मनी है, ठीक है, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकते हैं कि उस मनी को कोर्ट में डिपॉजिट करा दिया जाए। ये तो था हमारा ऑर्डर 39। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको जो वीडियो है वो अगर तो आपने अच्छे तरीके से टेंटेटिवली सुनी है, ठीक है, तो आपके जो तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और स्पेशली जो लो गेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो स्क्रीन पे आपको हाईलाइटेड जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं, ठीक है, वो आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं उनको हाईलाइट कर दिया गया है, उनको आपने गौर से पढ़ना है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।